हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। और एपिसोड 88 के साथ हम वापस यहाँ आ चुके हैं। और एज यू वेल नो, इट्स रमज़ान एंड रमज़ान मुबारक टू एवरीबॉडी। एंड आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड फॉर पीपल हु आर फास्टिंग, तो उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। अब लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है और सबको पता ही है। तो हमारा इस पॉडकास्ट का ताल्लुक तो खैर उस सिचुएशन से नहीं है, और आई रियली होप कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है वो प्रिवेल करे। और गेटिंग बैक टू बिजनेस, तो पहली स्टोरी हमारी आ रही है WMS साहब से। और वो बहुत ज़्यादा इसरार पे उनके बता रहे हैं कि बताते हैं कि अभी रिसेंटली इनकी फेब्रुअरी की बात है, और ये ओ लेवल्स में हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि जी मैं पाक स्टडीज़ पढ़ रहा था, और तो उसकी बेसिस पे मतलब ये लगे हुए थे अपनी पढ़ाई में। तो इनको पता चला कि कारी साहब आ गए हैं और इनका एक उनके साथ सेशन था। तो ये ऊपर चले गए अपस्टेयर्स, और वहाँ जाके इन्होंने अपने क्या कहते हैं कुरान पढ़ना शुरू कर दिया उनके साथ। अब ये कहते हैं जनाब कि वो मतलब उनका क्लास ख़त्म हुई और वो कारी साहब चले गए, और ये जब उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि इनके भाई के कमरे में ऊपर जो है वो एक आदमी खड़ा है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं और पीठ इनकी तरफ है। अब ये कहते हैं कि जनाब मुझे समझ में कुछ नहीं आया और मैं जल्दी से उतर गया। नीचे आके जब मैंने बाकी लोगों से पूछा तो ऊपर तो कोई उनमें से नहीं था, और भाई साहब जिसके कमरे में वो था वो खुद नीचे ही मौजूद थे। और ये वही सोच रहे थे कि शायद भाई है मेरा, लेकिन वो नहीं था। तो अपेरेंटली ये पता चला कि उस सेशन के बाद जब ऊपर इनके अलावा कोई नहीं था, देयर वाज समवन एल्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन दिस स्टोरी। और बाज़ औक़ात जिस तरह लोग कहते हैं ना, आपसे कोई मुलाकात करने नहीं आ चाह रहा होता, वो कोई गुजर रहा होता है तो आपकी उस पर नज़र पड़ जाती है। तो उसकी वजह से आप डर जाते हैं, और अगला हो सकता है उसको पता भी नहीं चला हो कि आप आके देख के उसको चले गए। तो एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, हम बात करते हैं हयात खान साहबा की। और ये बताती हैं कि बेसिकली यूपी इंडिया से इनका ताल्लुक है। और ये जिस बेसिकली अपने पड़ोसी की स्टोरी ये सुना रही हैं, क्योंकि वो जो घर था उसका सिलसिला कुछ ऐसा था कि इनके कमरे की खिड़की से वो घर दिखता था। तो काफ़ी मतलब ये तकरीबन 18 साल पहले की ये बात बता रहे हैं कि उससे पहले मतलब वो एक हिंदू फैमिली रहती थी जिसकी बेटी के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी, और मतलब मेल जोल था और स्कूल आना जाना था, तो मतलब एक अच्छी दोस्ती थी। लेकिन वो फैमिली जो थी एकदम से घर छोड़ के मतलब 18 साल पहले चली गई। और इनको इस तरह पता चला कि मतलब ट्रक्स में सामान लोड हो रहा था, तब इनको जाके पता चला कि ये लोग जा रहे हैं। अब वजह क्या थी उनके जाने की ये नहीं पता चल सका। अब वो चले गए। वो कहते उसके बाद एक अ, करीबी कोई रहने वाले कोई साहब थे, कोई जिनको ये चचा कहती हैं, वो वहाँ शिफ्ट हो गए। और वो जो है वहाँ शिफ्ट होते के साथ ही काफ़ी बीमार रहने लगे, और उनका कारोबार बड़ा एडवर्सली इफेक्ट होने लगा। हत्ता कि ये नौबत आ गई कि इनका जो बेटा था अपना, वो घर के बाहर चारपाई लगा के एक दुकान बना के बैठा हुआ था, मतलब एक ठेला बनाया हुआ था मेकशिफ्ट, और वहाँ सामान बेचने लगा। अब उन्होंने भी वो घर औने पौने बेचा और वहाँ से निकल गए, और कोई वजह समझ में ना आई कि क्या थी। अब ये कहती हैं कि उसके बाद एक फैमिली ऑफ 4 शिफ्ट हुई, जिसमें मियाँ बीवी और उनके 2 जवान बच्चे, लड़का लड़की थे। और जो लड़का था, खासकर अथर नाम था उसका, वो जो था वो मतलब उस जब वो लोग शिफ्ट हो रहे थे तो उससे पता चला कि भाई वहाँ मतलब रीज़न पूछा जाता है ना कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि ज़्यादातर हादसे उसके साथ पेश आते थे।
और नौयत ये थी कि मतलब जैसे उसने कहा कि एक दिन वो रात को सोया, तो सोते में उसको सांस आना थोड़ा मुश्किल होने लगी और उसके सीने पे बोझ हुआ। तो जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके सीने पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, जिसको देख के उसने चीख मारी और मतलब वो गई। और इसी तरह एक रात वो सो रहा था तो उसके घर मतलब सरहाने पे बेड के पीछे एक छज्जा सा बना होता है, जिसके ऊपर लोग सामान रखते हैं, मतलब कोई रैक वैक लगी हुई होती है। तो रात के टाइम पे ऐसी आवाज आई जैसे कि उस रैक पे कोई कूदा, और उस रैक पे जो सामान था वो नीचे गिरा इसके ऊपर। ज्यादा चोटें तो नहीं आई मतलब, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसके बाद वो भी घर छोड़ के ये लोग चले गए। तो वही बात रही कि आखिर इस मिस्ट्री हाउस के अंदर क्या ऐसे क्या कहते हैं चीजें थी जिसकी वजह से ये हो रहा था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन दैट स्टोरी। और आगे हम बात करते हैं फायदा साहब की। वो ये कहती हैं कि इनकी जो परदादा थे, यानी कि दादा के अब्बा, वो जब कोहाट में रहा करते थे ये लोग, ये उस जमाने की बात है। तो वहाँ ये बेसिकली कुरान पढ़ाते थे और काफ़ी इनके स्टूडेंट्स थे, आते आते थे। अब एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें इनको कुछ कागजात और कुछ पैसे कराची पहुंचाने थे फौरन। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि भाई कोई है ऐसा जिसको कराची जाना हो, या ऐसे कोई जानने वाला उसको जा रहा हो तो मेरा ये काम करते। तो सारे अपने अपने घर गए पूछने के लिए, और लेकिन उस रात एक ही लड़का आया जिसने कहा कि मैं ये आपका काम कर दूंगा। तो इन्हीं ने बड़े उसको मतलब शुक्रिया अदा किया, उसके लिए दुआएं की वगैरह किया और उसको चीज़ें दे दी और वो चला गया। अब वो रात गुजरी, सुबह फजर हुई, फजर पे ये नमाज को उठे और जाने लगे। और नमाज पे मतलब थे तो वो लड़का इनको मिला। तो उससे जब बात हुई तो उसने इनको कहा कि भाई आपका काम हो चुका है। तो इनको बड़ी हैरत हुई, लेकिन वो मजाक भी नहीं कर रहा था और बहुत सीरियस था। तो इनको कुछ एक फीलिंग आई। तो इन्होंने पहली फुर्सत में करीबी एक पीसीओ से, मतलब पहले वो पेड कॉल बूथ्स होते थे जहाँ से आप जाके फ़ोन करते थे, लैंडलाइन वाला, कराची फ़ोन किया और पूछा। तो पता चला कि हाँ जी, वो कागजात और पैसे डिलीवर हो चुके हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसा ऐसा स्टूडेंट आया था वो देखे गया है। अब जब इनको मतलब पता चला, मतलब कि वो जो डिटेल्स बता रहे हैं उस लड़के की, ये तो वही है जो मेरे सामने खड़ा है, और ये बात हो रही है कि ये पंजाब में कोहाट में बैठे हुए हैं, और ये बात हो रही है कराची की। तो इतनी जल्दी कैसे, मतलब एक बंदा गया, रात में गया और अगले दिन फजर पे आ चुका। तो ये समझ गए कि ये आम लड़का नहीं है। तो उससे फिर इनके मुखातिब होकर कहा कि यहाँ मत आया करो, और किसी को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है। तो उसके बाद ये कहते हैं वो स्टूडेंट इनके पास वापस नहीं आया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और चलिए, वो तो आई वुडेंट कॉल इट बैड इन्फ्लुएंस, लेकिन वो तो आप अच्छाई के लिए काम कर रहा था। लेकिन अगेन आई अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसी चीज़ को फरोग ना दिया जाए और एक डिस्टेंस रखा जाए। तो इसलिए इनके आपकी परदादा ने इनको बोला कि वापस नहीं आना। खैर, आगे बात करते हैं। और हमारी दोस्त एक हमें लिखती हैं कराची से, और ये बताती हैं कि एक स्कूल में काम करती हैं और पिछले 3 साल से ये काम करती हैं। और जब ये ज्वाइन किया था 3 साल पहले, तो उस वक्त जो था सिचुएशन ये थी कि मतलब कहा जाता था स्कूल में कुछ असरात हैं और सब कुछ है और वगैरह वगैरह, लेकिन इनके कॉलीग्स बताते थे, लेकिन एज सच कभी कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि ये कहती हैं कि जो स्कूल के ओनर थे वो थोड़ा इस तरीके के थे कि वो इल्म जानते थे, और वो स्पेसिफिक उन्होंने रूम्स उस स्कूल के बंद किए हुए थे और उधर दम वगैरह करके बंद किए हुए थे। तो वहाँ जो था वो किसी का जाना आना नहीं होता था। और ये कहती हैं कि मुझे कभी कुछ फील हुआ ही नहीं। अब ये कहती हैं कि लॉकडाउन एंड कोविड का टाइम आया और काफ़ी बुरे हालात आ गए,
ये हाल आ गया कि स्कूल बिक गया और नए ओनर्स आ गए और वो जो पुराने थे वो चले गए और काफ़ी स्टाफ बदल गया, ले ऑफ हो गया, नया आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये और एक आध दिन की पुरानी कोलीग पीछे रह गई। अब जो नए ओनर्स आए उन्हीं ने रेनोवेशन की, बहुत सारी जगहें खोल दी, जो बंद कमरे थे उनको खोल दिया और काफ़ी कुछ मतलब चेंजेस किए। और उसी रूटीन मतलब रिजीम के अंदर ये कहती हैं कि हुआ ये शुरू में तो कुछ भी खास नहीं हुआ, लेकिन फिर ये हुआ कि जो न्यू रूम्स खोले थे उनको जो वो बंद थे पहले, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए एक डिफरेंट मतलब फिर उनके यूसेज इस्तेमाल होने लगे। अब एक इस पर्टिकुलर कमरा था जो कि एक रूम के अंदर उसके एक स्टोर बना हुआ था, वो बंद था, लेकिन खुलवा दिया था और उस स्टोर के अंदर कुछ बुक्स अरेंज होनी थी और एक मिनी लाइब्रेरी है, कुछ इस तरह का सिलसिला था। तो ये और इनकी कॉलीग को भेजा गया था ये काम करने के लिए। अब ये दोनों लगी हुई थी अंदर बुक्स अरेंजमेंट वगैरह वगैरह जो ये कर रही थी, क्लास वाइज बाइफर्केशन वगैरह, कि इनको महसूस हुआ कि इनके सामने से, क्योंकि वो एक रूम के अंदर स्टोर था, उस रूम के अंदर से एक बड़ी तेजी से एक सफ़ेद चीज़ गुजरी है, मतलब बाकायदा एक शेप था जो सफ़ेद था। अब क्योंकि बिल्कुल इनकी आंखों के सामने से गुजरा था तो इनको लगा कि शायद उस कमरे में यानी जिसकी स्टोर में ये मौजूद है वहाँ कोई है। तो इन्होंने अपनी कॉलीग को बोला कि जाओ देखो कि कौन है वहाँ। अब वो वहाँ गई, उनको कुछ नहीं मिला और उसके बाद ये कहती हैं कि फिर वो वापस आके बताने लगी और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं मिला। तो इनको एकदम से बड़ी वहशत होने लगी और एक कहते हैं भारीपन सा होने लगा और मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो ये उस रूम से बाहर फौरन निकले, इतनी घबराहट हो रही थी और इनको पक्का यकीन था कि मुझे देख के कोई चीज़ वहाँ से भागी है, जैसा किसी ने अंदर झांका है स्टोर के अंदर और निकल के भागी है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था, इवन कॉरिडोर्स में भी नहीं था। अब ये तो कह रहे हैं जी टाइम गुजर गया, लेकिन उसके बाद से इनकी तबीयत में एक भारीपन और एक बोझ इनके ऊपर महसूस होने लगा और इनकी तबीयत भी उसके बाद से 3-4 दिन तक अजीब खराब रही और बहुत घबराहट रही इनको और रातों को ये सो भी नहीं पा रही थी। कि इवेंचुअली इन्होंने कॉल की पुराने ओनर को और उसको जो था वो सब बता दिया ऐसा सा था। वो कहते हैं कि वो ये कहती हैं कि वो आए स्कूल एक दिन और इन पे दम किया और उन बंद कमरों के ऊपर जो खुल चुके थे उधर दम करके उनको दोबारा बंद किया, फिर ओनर को बताया कि इन जगहों को आप बंद रखें, यहाँ ऐसा सा मसला है। और बकौल इनके कि जब वो इन पे दम कर रहे थे तो इनके ऊपर से ऐसा लगा कि एक बोझ लिफ्ट हो गया है। तो अब ये कहती है मैं अभी भी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी कर रही हूँ, लेकिन आई एम परफेक्टली फाइन और मुझे यहाँ पे अब कुछ फील नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त बिलाल साहब की। बिलाल साहब बताते हैं कि इनका एक पुराना घर था सक्कर में, जो कि मतलब इनके कज़न के ग्रैंडफादर से इनके पास आया और ये काफ़ी पुराना घर है और बेसिकली इनके ग्रैंडफादर ने ये ज़मीन ख़रीदी थी एक साहब से, जो कि उन्होंने इनको ये बेची के बोल के कि भाई ये आपको मैं बेचना चाह रहा हूँ और आप मतलब इस पे जो मर्जी करें। फ्लैट लैंड थी, कुछ भी नहीं था वहाँ। अब क्योंकि बड़ी ज़मीन थी और मतलब काफ़ी एरिया था, तो उन्होंने भी बड़ी दिल लगा के उसकी कंस्ट्रक्शन की, एक बड़ा एक बंगला बनाया जिसमें बड़े फ्रूट ट्रीज वगैरह वगैरह लगाए, घर के अंदर भी एक गुलाब के फूल लगाने की एक जगह बनाई, क्योंकि इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको गुलकंद बहुत पसंद थी। तो इस तरह की मतलब काफ़ी बड़ा बनाया, बाहर एक गेस्ट हाउस भी है और बड़ी एक चार दीवारी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने सिलसिला किया। लेकिन शुरू से ही जो ये जैसा फूल जैसे नहीं लगाते थे ये ला ला के गुलाब के घर के अंदर स्पेसिफिक पोर्शन पे, वो 2-3 दिन से ज़्यादा चलते ही नहीं थे, फौरन मुरझा जाते थे। और सिमिलरली काफ़ी एक इशू रहता था। अब ये कहते हैं कि इनकी जो कज़न जिन्होंने ये स्टोरी इनको सुनाई, वो 17 साल के हुए तो एक दोस्तों के साथ एक पार्टी कहने अरेंज हुई, सारे इनके घर पे आए और फुल नाच गाना और तफरी वफरी की, ये लड़के वड़के करते हैं। और वो सारे रुके हुए थे बेसिकली इनके गेस्ट हाउस में, जो कि घर के बाहर मतलब अलग से एक पोर्शन बना हुआ था, जिसमें कोई 4 बेडरूम्स थे और एक डाइनिंग हॉल, इस तरह का एक छोटा मतलब कॉम्पैक्ट सा एरिया बना हुआ था।
तो वहां पे ये सारे रुक गए। और कहते हैं कि रात को तब थक हार के सब कुछ कर करा के और ये रात को 1 बजे सो गए। तो इसी तरह थोड़ी देर के बाद इनके एक दोस्त उठे और उनको जो था वो मतलब बाथरूम जाना था। तो कहते हैं जी कि वो जब रूम से बाहर निकले और वॉशरूम की तरफ गए और जब वहां से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि 5 लोग साई की तरह थे, उनके काले कपड़े पहने हुए थे और आंखें सफेद थी, वो इनको घूर रहे हैं। और उनमें से 4 आदमी थे और एक औरत थी। ये भाग के गए अपने दोस्त के कमरे में, उसको जगाया और ये सारा कुछ बताया। तो इनकी मतलब दोस्त ने इनको मतलब मजाक में थप्पड़ भी मारा, बोला यार क्या तुम मजाक कर रहे हो रात में, और ये वो करके। और इस तरह करके इनकी रात गुजर गई। किसी ने उस लड़के की बात में यकीन नहीं किया। अब इत्तेफाक ये कह रहे हैं कि ये हुआ कि नेक्स्ट डे एक और दोस्त के घर से कॉल आई कि भाई उनके घर वालों को बहुत इमरजेंसी में कराची जाने 2 दिन के लिए, तो अगर तुम रुक सकते हो वहां पर अपने दोस्त के घर पे, मतलब फैसिलिटी है तो तुम रुक जाओ और हम चले आते। तो इनके पेरेंट्स भी एग्री कर गए और फिर ये दोस्त और कजन साहब ने मतलब गेस्ट हाउस में रुक गए और बाकी जो थे दोस्त चले गए। कहते सब नॉर्मल था और रात तो मतलब जब हुई और खा पी के मतलब जब क्या कहते रात को सोने के लिए लेटे तो अपने अपने कमरे में थे। तो 11 बजे के करीब इनके दोस्त उठे और मतलब कुछ अजीब सी तबीयत हो रही थी, तो दूध पिया थोड़ा सा ठंडा था कि तबीयत थोड़ी बेहतर हो। तो उन्होंने घर के अंदर कुछ काले साए नुमा लोगों को देखा जो कि बंद कमरों के थ्रू मूव कर रहे थे, मतलब दरवाजों के आर पार। और इस कदर करीब से उनको देखा ये करते हुए कि लिटरली ये कहते हैं कि इन्होंने अपने कपड़े गंदे कर लिए। अब ये इस शौक में भाग के अपने दोस्त के कमरे में गए, उसको उठाया और हद तक ये तक बताया कि मैं तो अपने आप को गंदा कर चुका हूँ, मतलब तो उसने इनको दिलासा देने के लिए वापस कमरे से बाहर निकल के डाइनिंग रूम में जब एंटर हुए, बकौल इनके के 4-5 जो मैंने देखे थे उसकी जगह 10 खड़े हुए थे और वो हवा में थे और हमें देख के हंसना शुरू हो गए। ये कहते हैं जी कि ये निकल के वहां से भागे और सीधा कजन साहब अपने अब्बा के पास पहुंचे अपने दोस्त को लेके, जहाँ पे सारी सिचुएशन बताई गई कि ये हो रहा है हमारे साथ। और फिर वो लेके वापस वहां उनको वालदैन को अपने पहुंचे। अब जनरली ये कहते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में ये होता है कि जो भी चीज़ होती है वो अपनी प्रेजेंस दिखा के भाग जाती है और ऐसा नहीं होता कि मतलब डट के खड़ी हो। तो जब ये अपने वालदैन को मतलब लेके पहुंचे वालिद साहब को, तो वहां पे बाकायदा भी एक औरत जिसने लाल दुल्हन जैसे कपड़े पहने हुए थे वो भी खड़ी हुई थी और भी ये सारे साए खड़े हुए थे। इसको देखते के साथ ही इनके जो वालिद थे उन्होंने जोर जोर से आयतें पढ़ना शुरू कर दी। तो उस पे उस दुल्हन ने जवाब दिया कि ये हमारे सोने की जगह है और तुम हमें यहाँ तंग करने क्यों आए हो। और ये बोल के वो हवा में गायब हो गई। ये कहते हैं कि जैसे तैसे करके हमने रात आयतें पढ़ की और सब कुछ करके गुजारी और सुबह का इंतजार किया और फिर एक मौलवी साहब को लेके आए। जब वो आए कुछ देर तक तो वो बिल्कुल चकरा गए कि मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये तुम जहाँ रहती हो ये किसी जमाने में एक कब्रिस्तान था, तुमने यहाँ पे मतलब मकान कैसे बना लिया और ये कैसे हुआ सब कुछ। जिसको सुनने के बाद ये वो जगह छोड़ के भाग गए और कहते हैं फौरन ही भावलपुर चले गए और अब उस जगह पे एक फैक्ट्री है, शुगर मिल है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी बिलाल साहब। और अगली बात अगर स्टोरी जो है वो क्या कहते हैं हमारी दोस्त की है। एक और दोस्त है जो बताती हैं अपने खाला के घर की कहानी, जो कि कहती हैं कि 3-4 साल पुरानी कहानी है जब इनके बच्चों में से किसी की शादी नहीं हुई थी। अब इनकी जो कज़न है वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और अक्सर ये बताती हैं कि रात में वो एक ख़ास टाइम पे लेट से 3 बजे जाग जाती थी किसी बिला वजह। एक परफेक्ट टाइम था रात का जिस पे वो रोज़ उठती थी रात में। ये कहती हैं रात को उठ के इनको महसूस होता था जैसे कि कमरे के बाहर कोई टहल रहा है या जो बाहर वरांडा है वहां पे से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन
ये उसको वहम समझ के कि रात में आंख खुलती है तो डर लगता है इंसान को, इग्नोर कर देती थी। अब ये वक्त गुजरता गया और ये सिलसिले चलते रहे, लेकिन ये कभी इनको समझ में नहीं आया कि होता क्यों है, लेकिन ये उसको इग्नोर करती रही। कि हत्ता कि एक दिन इनका जो फ़ोन था उस पे इनको जब मतलब सुबह देखा तो उस पर खून के कतरे गिरे हुए थे, मतलब जब वो खून के निशान थे। और ये समझ में नहीं आया कि ये आई कैसे रात में कमरे में। अब ये कहते हैं कि जनाब इसको भी रफा दफा किया और उस पर भी ज़्यादा सोचा नहीं गया कि भाई कहीं से आ गए होंगे या कोई इंसान सोचता है, 10 बहाने सोचता है कि सोते में मैंने कोई मच्छर मार दिया होगा, उसका खून होगा, ये इस पे लग गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वक्त गुजरता गया। अब एक रात इनकी आंख खुली और बाकायदा इनको महसूस हुआ कि इनके जो कमरे का दरवाज़ा है उस पर कोई खड़ा हुआ है और उस दरवाजे को हिलाया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि जी उसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा इन्होंने और रात मतलब दोबारा सो गई और सोच के कि मेरा वहम है हवा, ये वो करके सो गई। जब सुबह उठ हुई तो सारे लोग चौंक गए, क्योंकि अब दरवाजे पे बाकायदा खून ऐसा मला हुआ था जैसे कि ला के किसी ने मला है रात में, और वो उस पर जमा हुआ था, जिसको देख के पूरे घर वाले जो थे ना वो मतलब परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। अब इनके मामू को बुलाया गया और मामू ने भी फिर वो देख के मतलब क्योंकि वो थोड़ा सा जानते थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई काला जादू या इस तरह के कोई मतलब चीज़ की है, और ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब ये कहते हैं कि इसके बाद फिर जब देखना शुरू किया तो फिर पूछगछ शुरू की, लोगों को बातचीत शुरू की तो फिर कुछ बातें खुलना शुरू हुई। जैसे कि ये लोग पहले गांव में रहते थे, उनका गांव में भी अच्छा बड़ा मकान था और बच्चों की पढ़ाई की वजह से ये लोग शहर शिफ्ट हो गए थे ताकि वो आला तालीम ले सके। तो वो एक रिश्तेदार थे इनके चचाजाद भाई, तो इनके जो वालिद साहब थे उन्होंने उसको ऐसे ही दे दिया था कि तुम यहाँ रह लो, खाली मकान का फ़ायदा क्या है, तुम यहाँ रहो और मतलब घर बार देखभाल भी करना और रहो भी आराम से। तो हमने तो शिफ्ट हो गए। तो पता ये चला कि मिसाल है कि एक दिन क्या हुआ कि ये गैदरिंग में सब लोग बैठे हुए थे, तो इनके जो ये चचाजाद भाई हैं उनके हाथ पैर खुद से मुड़ना शुरू हो गए, आंखें ऊपर की तरफ चली गईं और बाकायदा अजीब तरीके से ट्विस्ट होके वो अजीब बातें करने लगे, गालियां देने लगे, अजीब मतलब हरकतें शुरू कर दी। इसको देख के फिर उनके बेटे को कॉल की गई कि फौरन आओ, तुम्हारे अब्बा को कुछ हो रहा है। क्योंकि वहाँ जो लोग मौजूद थे वो परेशान किए, मतलब ये हो क्या रहा है, किस चीज़ का दौरा पड़ गया, हुआ क्या है। तो उनके बेटे ने बोला कि मैं अभी बहुत ज़रूरी काम करके ही आऊँगा, अभी नहीं आ सकता। और जिस पे सारे लोग हैरान हुए कि ये कैसा मतलब जवाब था। कहते हैं इस चीज़ की थोड़ी देर के बाद वो आदमी बेहोश हो गया और बिल्कुल नॉर्मल होके उठ गया और ऐसे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब जब बेटे साहब आए घर पे तो उनसे जब बात हुई तफसील से, तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे अब्बा जो हैं वो काले जादू के प्रैक्टिशनर हैं और आप मतलब उस घर में जो कि इनको दिया हुआ था वहाँ बैठ के ये पैसों के खातिर अजीब व गरीब अमल करते रहते हैं। और इनका मतलब एक खास पैक्ट है कि मतलब थर्सडे के दिन ये कुछ ना कुछ जानवर, खासकर काली बिल्ली को मार के कहीं मतलब सेक्रीफाइस करते हैं। अब ये सुनने के बाद तो सबकी मतलब तमाम खानदान वालों की मतलब दिमाग उड़ गया कि मतलब ये क्या बात हुई। और फिर वही बात कि ये मतलब सब तो ठीक है लेकिन हमारे घर में शहर में क्या हो रहा है। तो जब तहकीक की गई और उनके मामू जो थोड़ा बहुत जानते थे उस पर उन्होंने किया तहकीक, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह के लोग ये काम करते हैं तो ये समझते हैं कि हमने इनको काबू किया हुआ इन एंटिटीज को, लेकिन उल्टा हिसाब होता है। और वो कोई काम जब करते हैं तो उसके बदले में कुछ मुआवजा मांगते हैं, और मुआवजा जैसे कि एक काली बिल्ली को का खून चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी ऑफ काम बढ़ते जाते हैं तो काली बिल्ली के खून के बाद तो कभी कभी जी पैदा हुआ बच्चा उनको चाहिए हो जाता है। और अगर
वो ज़्यादा बोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर तो वो लड़कियों के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई कहीं से जवान लड़की ला के दो। और अगर वो उनको चीज़ें सप्लाई नहीं होती तो वो उल्टा जो बंदा ये कर रहा होता है उस पर अटैक करते हैं और फिर उसी के ख़ानदान में से किसी को अपना निशाना बना लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड आई होप कि आपका जो इशू स्टार्ट हुआ था वो रिजॉल्व हो गया और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और बस जी, कुछ चीज़ों के बीच में पर्दा ही रहना चाहिए और डिवाइड ही रहना चाहिए, और वही बात है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। और जब आप चीज़ों के बैलेंस को ख़राब करते हैं तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आगे क्या होगा। तो आगे बात करते हैं हमारे दोस्त राज साहब की। और राज साहब बताते हैं कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मुंबई खासकर। और ये 2015 की बात है जब ये कॉलेज में होते थे और बैचलर्स डिग्री के लिए पढ़ रहे थे। तो ये और इनके दोस्त जो थे बड़े एम्बिशियस और एडवेंचरस थे, और 10 लड़कों 8 से 10 लड़कों का ग्रुप। और ये लोग अक्सर एडवेंचर के लिए, खासकर पैरानॉर्मल किस्म की कोई एक्टिविटी के लिए निकल जाते थे रात को। और इनका तरीका वारदात ये होता था कि ये किसी के यहाँ ग्रुप स्टडी के नाम से पहुंच जाते थे। और क्योंकि बहुत क्लोज लड़के थे, एक दूसरे से दोस्ती थी, तो घर वाले भी नहीं मना करते थे कि ऐसा ना करो, किसी के घर पे नाइट स्टे पे मत जाओ। तो ये वहाँ बैठते थे और वहाँ से फिर कहीं ना कहीं से निकल पड़ते थे। अब इसी तरह एक इन्हीं ने रिसर्च की थी कि कोई डिसूजा शॉल चौल है, क्या कहते हैं, महीम नाम की कोई जगह। वहाँ एक कुआं है जहाँ किसी खातून ने खुदकुशी की थी और कूद के मतलब अपनी जान ले ली थी। तो वो जगह ऐसी है कि उस जगह पे रात के बाद कोई जाता नहीं है। और हत्ता कि उस इलाके में जो घर हैं वो घर वाले भी रात को घर से बाहर बिला वजह नहीं जाते। तो ये स्टोरी सुनने के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया, 8 लड़कों ने, कि हम अपनी बाइकें निकालते हैं और वहाँ जाके उस जगह को देख के आते हैं। अपेरेंटली ये जगह इनको गूगल मैप्स में भी मिल गई और ये रात को निकल गए और तकरीबन 1 बजे निकले और 2:30 बजे उस जगह पहुंचे। अब ये कहते हैं जी कि हम ढूंढ रहे हैं और वो जो है जगह कहीं से मिल जाए। तो उस मैप के हिसाब से तो हम पहुंच गए, लेकिन हम वो जगह ढूंढ रहे, मिल नहीं रही। और एक बंदा हमें नजर आया, हमने उससे पूछा, उसने भी हमें बहुत घूर के देखा और कुछ जवाब दिए बगैर वहां से जल्दी से चला गया। और हम वहां लगे रहे अपना वो करने, लेकिन वो इलाका ऐसा अंधेरा था कि वहां कुछ नजर भी खास नहीं आ रहा था और हम तलाश किए जा रहे थे। अब किसी की जाहिर सी बात है प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो घुस नहीं सकते, देखे जा रहे हैं कि भाई वो कुआं किधर है, लेकिन वो नहीं मिला। 3:15 के करीब ये लोग जब ढूंढ ढूंढ के थक गए थे तो इन्होंने फैसला किया कि भाई ये कुछ मिल ही नहीं रहा, हम चलते हैं, टाइम बहुत बर्बाद कर लिए यहाँ पे। तो ये एक दोस्त अपने सनी को बिठा के एक अपनी बाइक पे निकले, और इस तरह 4 बाइकें थी, इस तरह 8 लड़के थे। तो ये चलने लगे आहिस्ता आहिस्ता करके, सारे एक चेन बना के निकलने लगे। तो ये सबसे पीछे थे। तो कहते हैं कि एक अजीब सी आवाज़ आई जो कि इनको लगा कि शायद आगे से कहीं से उनके दोस्त कर रहे हैं। तो इसी एक उसमें चल रहे थे कि एकदम से इनके पीछे जो दोस्त बैठे थे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने जब स्लो स्लो जा रहे थे तो पलट के जब देखा तो उसने एक दरख्त की तरफ इशारा किया हुआ था, और उस दरख्त के ऊपर बाकायदा शाख पे एक औरत बैठी हुई थी, बाल वाल खुले हुए, और उनको देख के जोर जोर से अजीब सी हंस रही थी, हंसी निकाल ली थी। और एक जनरली एक ऑफ सीन वाला वाइब क्रिएट हो चुका था। अब ये कहते हैं जी कि इनके दोस्त जो पीछे बैठे थे उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और उसने बहुत ही डेस्परेट किस्म की आवाज़ में कहा कि बाइक को भगाओ। तो ये बकौल इनके एक हैवी, थोड़ी सी स्पोर्टी टाइप की बाइक चला रहे थे। और इन्हें बाइक को जब निकाला तो ये बिल्कुल सबको क्रॉस करते हुए आगे निकल गए सबसे ज़्यादा, और काफ़ी फासले पे चले गए। तो उसके बाद ये कहते हैं कि इनके पीछे पीछे जब बाकी 2 लड़के आए तो सबसे पीछे जो रह गया था, जो इनके बाद वाला था, उसने बोला कि भाई ये क्या था। तो मैंने बोला क्या मतलब। तो कहते हैं कि जी उस औरत को हमने इसके चिल्लाने पे देखा और फिर वो नीचे कूदी
और हमारे पीछे भागने लगी, और वो भी एक अजीब तरीके से कि मतलब बजाय मतलब एक इंसानों की तरह भाग रही, एक अजीब जानवर की तरह हमारे पीछे भागने लगी, और हम जो है वो बड़ी मुश्किल से बाइक भगा के वहां से निकले। ये कहते हैं कि इस एक्सपीरियंस के बाद हमारा ये भूत उतर गया, और उसके बाद से हमने दोबारा इस तरह की एडवेंचर करना छोड़ दी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बाज औकात जो है ना, इंसान का भूत जो सर पे सवार होता है वो ऐसे ही उतरता है एक दफा झटका खाने के बाद। तो थैंक यू राज साहब, और स्टे सेफ। तो आगे बात करते हैं। एक हमारी दोस्त साहिबा रखती हैं, मरियम साहिबा के, इनकी जो वालदैन की शादी हुई थी 89 में हुई थी। और ये इनके जो दादा थे उनका एक बड़ा सा एक घर था, और उसमें मतलब एक बड़ा लॉन बना हुआ था, जो तकरीबन 150 गज पे तो लॉन था खाली। और उसके ऊपर मतलब उन्होंने बड़े दरख्त फ्रूट्स के लगाए हुए थे, और मैंगोज, कोकोनट्स और वगैरह वगैरह, और नीम का दरख्त भी लगाया हुआ था। और मतलब बड़े दिल से ये सारी चीज़ें दादा साहब ने खुद गार्डनिंग कर करके की थी। अब ये कहते हैं कि जी दादा के बच्चे भी काफ़ी थे और सब कुछ था, और जब इनके वालिद साहब की शादी हुई तो बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज ये जगह थोड़ी तंग पड़ रही थी, तो उन्होंने एक सेपरेट रूम वगैरह और पोर्शन बनवाया लॉन के अंदर, गार्डन के अंदर। कहते हैं जी शुरू में तो कोई एज सच कुछ इशू नहीं था, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनके जो छोटे चाचा थे उनका इंतकाल हुआ। फिर उनके मैयत का गुस्ल भी उसी गार्डन एरिया में हुआ, लेकिन वक्त गुजरता गया। अब ये कहती हैं कि इसी तरह 2 साल गुजर गए, और उनके जो वालिद साहब हैं वो मिडल ईस्ट नौकरी उनकी लग गई, और वो वहाँ चले गए, और फिर पीछे इनकी वालदा और 2 बच्चे यानी बहन भाई ये रह गए। अब ये कहते हैं जी 90s का दौर था, और अम्मा जो थी, इनकी अम्मी जो थी, वो काफ़ी अकेला भी महसूस करती थी, क्योंकि बिजली बिजली भी चली जाती थी। तो वो बाहर अक्सर, क्योंकि ये तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, तो ये तो वक्त पे सो जाते थे 9 बजे, तो वो अक्सर बाहर लॉन में बैठी होती थी। तो वो एक तरीके का एक ट्रेंड बन गया, और दादी और पुप्पोएं वगैरह जब आई होती थी इनकी, तो वो भी इनको ज्वाइन करती थी, रात में बैठ जाते थे जब बिजली नहीं होती थी तो बाहर गार्डन में। अब कहते हैं इसी तरह एक जो रात जो थी कोई 10-11 बजे की बात होगी, तो इनकी बिजली थी नहीं, बच्चे सो रहे थे, तो एज यूजुअल एक बाहर गार्डन में चारपाई पे आके बैठ गई। और उस वक्त इनकी दादी आई, और कोई घर पे औरत थी नहीं, तो वो अपना एक नमाज वगैरह पढ़ने लग गई वहां बैठ के, और ये जो थी वो उस चारपाई पे लेट गई। अब ये कहती हैं इनको एहसास हुआ कि कदमों की आवाज आ रही है कहीं से, जैसे कोई चल के आ रहा है, और उसका डायरेक्शन जो है वो नीम की दरख्त की तरफ से आ रहा है। तो जब तक ये मुड़ के उस तरफ देखती हैं, तो कहती हैं मैं एकदम से देखा कि बुरके के अंदर मुंह पे नकाब डाली हुए इनके एतराफ में कोई 4-6 औरतें आ चुकी हैं। और जब तक ये कोई रिएक्शन या मुंह से इनकी आवाज निकलती, तो एक औरत ने इनके मुंह पे हाथ रख दिया, और दो ने बाजू पकड़ लिए, दो ने टांगे पकड़ ली, और बाकायदा इन पे चढ़ के इनका जो था वो मुंह पे हाथ रख के इनको एक तरीके से मतलब दबाने की कोशिश की थी, मतलब और इनकी सांस रोकने की कोशिश की जा रही थी। अब ये कहती हैं 10-11 बजे का वक्त था, बिजली थी नहीं, अंधेरा था, ये कोशिश कर रही है लड़ने की, और बिल्कुल फंसी हुई है, और मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि उसने मुंह पे हाथ रखा हुआ है। और इनकी दादी को एहसास नहीं, वो अपनी नमाज वगैरह पढ़ के फिर जब तस्बीह पढ़ने लगी तो इन्होंने इनको आवाज़ दी, तो जवाब नहीं आया। तो जब उनका अंधेरा तो नज़र नहीं आया, तो जब करीब गई तो इन्होंने देखा कि इनकी आंखें फटी हुई हैं, और ये अजीब तरीके से बेड पे लेटी हुई हैं, जैसे इनको किसी ने पकड़ा हुआ है। तो उस सूरत हाल को देखते के साथ ही इन्होंने जोर जोर से आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये कहती हैं कि दादी को तो नजर नहीं आया, लेकिन इनकी वालदा ने देखा कि वो औरतें चीखें मार के भागी और सीधा नीम के दरख्त की तरफ चली गईं,
और फिर ये इनको सांस आने लगी और ये उठ के बैठी। दादी ने पानी मतलब एक दम करके इनको पिलाया, इनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ जहाँ मतलब इनके जोड़ों में शदीद दर्द रहने लग गया, और ऐसा दर्द कि बाकायदा रोना आ जाए। इनके सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह भी कराए, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं निकली कि विटामिन डी हो या कुछ और मसला। अब एक इमाम साहब को बुलाया गया, तो इमाम साहब ने इनको सूरह यासीन की तिलावत करने को कहा 40 दिन तक। उसके बाद जाके इनका दर्द ख़त्म हुआ। उसके बाद से ये बैठकें रात की ख़त्म हुई, और बकौल इनके कि जब तक पूरी नफरी यानी पप्पुएँ दादी वगैरह सब ना हो, कोई गार्डन में नहीं जाता था। अब इसके 2 महीने के बाद हुआ यूं कि इनके चचा दोपहर में चीकू के दरख्त पे चढ़ के चीकू उतार रहे थे। अब ये कह रहे हैं जो जो लगे हुए थे पके हुए, वो उसको उतारने में लगे हुए थे कि अचानक से इनका माली भी वहां मौजूद था कि इनको गर्दन से किसी ने ऐसे पकड़ा और इनकी सांस बंद हुई। और माली ने ये देखा कि ये हवा में 2 सेकंड मतलब हवा में है, और ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि इनको फांसी लगी हुई। और ये मतलब तो वो दादा को अंदर से लेके आया, और उन्होंने फिर आयतें वगैरह पढ़ना शुरू की। तो ये बाकायदा ज़मीन पे आए। जब ज़मीन पे आए तो इनकी गर्दन पे बाकायदा हड्डियों के निशान थे, जैसे कि जिसने पकड़ा था वो गोश्त नहीं था, वो सिर्फ हड्डियां थी। तो वो देखने के बाद फिर मौलवी साहब को बुलाया गया, तो उन्होंने बताया कि आपके जितने ये पेड़ लगे हुए, जितने ये दरख्त हैं, इन सब पे 4-4, 5-5 जिन्न हैं। और पहले क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली छोटी थी तो इतनी चहलकदमी नहीं थी, लेकिन अब ये जो है यहाँ पे आप लोगों के आने जाने से डिस्टर्ब होते हैं और इस तरीके से आपके साथ रिएक्ट करते हैं। ये कहते हैं जी कि इसके बाद तो गार्डन और लॉन का सिलसिला ख़त्म हुआ और लोगों ने चहलकदमी वहाँ छोड़ दी। फिर बच्चे जब बड़े थोड़े होने लगे तो समर्स में आते थे, तो थोड़ी बहुत वहाँ होती थी खेल कूद, लेकिन जनरली वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन जब से दादा का इंतकाल हुआ तो वहाँ एक वीराने की फीलिंग आने लग गई। और हाल ये कि अब मगरिब के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और वहाँ कोई जाता नहीं है। लेकिन कहती हैं कि परेशानी तो कोई नहीं है, लेकिन उस वीराने की फीलिंग की वजह से उधर एक बहुत खौफ महसूस होता है, जिसकी वजह से अब वहाँ कोई जाता नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हम अब आगे बात करते हैं आसिफ साहब की, जो कहते हैं कि जनाब ये कस्बा कॉलोनी में 2007 में एक घर में शिफ्ट हुए थे जब ये 16 साल के थे। एक छोटा सा 120 गज का मकान था जो डबल स्टोरी था, और उसके 3 पोर्शन थे, एक नीचे 2 ऊपर, सॉरी 2 नीचे और एक ऊपर। तो ऊपर जो थे इनकी शायद ताया रहते थे, और नीचे एक चाचू के साथ एक रहते थे। तो मतलब एक सिलसिला चल रहा था। शुरू शुरू में तो दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद से ऐसा होने लगा कि ताया बीमार हो जाएं, इनके अब्बा के टांग टूटी और अजीब किस्म की वहाँ बड़ी सीरियस इंजरीज हुई। और उसके बाद जनाब पता ये चला कि जो पिछले ओनर्स थे वो भी काफ़ी अपसेट थे, इसलिए वो छोड़ के वो जगह गए थे। अब सिलसिला यूं था कि वक्त गुजरता गया और अजीब व गरीब जो थी वहाँ पे हरकतें होती रहीं कि ऊपर वाला फ्लोर खासकर जो था उधर पैसे गायब हो जाएं, चीज़ें गायब हो जाएं, कभी मिलती कभी मिल ही नहीं कभी दोबारा। और ऐसा भी हुआ कि एक रात ये अपने छोटे भाई जो 5-6 साल के थे उसके लिए नूडल्स बना रहे थे, तो उन्होंने उसको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले पोर्शन पे जाते हुए देखा, जिसके पीछे ये गए। जाहिर सी बात है ये वो बना रहे थे उनके लिए खाने को कुछ। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा है, वो उसके पीछे जाते रहते हैं, हद तक कि वो ऊपर तक पहुंच गया। जब ऊपर ये पहुंचे तो वो वहाँ नहीं था। उसको ढूंढने के बाद ये वापस उतरे, तो अपने एरिया मतलब पोर्शन में गए तो देखा कि वो बैठा हुआ इनकी वालदा के साथ। तो जब पूछा कि भाई ये ऊपर क्यों गया था, उन्होंने कहा ये तो हिला ही नहीं, मेरे सामने बैठा हुआ है, तब से तुम्हारे इंतजार है। तो ये एक आम मतलब इस तरह की चीजें होती होना शुरू हो गई। अब ये कहते हैं कि ये जहाँ सोते थे ये उनके छोटे भाई वहाँ सोया करते थे। तो एक दिन ये डबल बेड पे मतलब सोते थे दोनों साथ। तो ये तकिया मोड़ के जब सो रहे थे तो उनको बाकायदा तकिए के अंदर से एक दिल की धड़कन वो भी बड़ी तेज सी आने लगी आवाज।
अब होता है, इंसान जब लेटा हुआ होता है तो कभी कभी उसको अपनी ही दिल की आवाज़ आती है, लेकिन वो बड़ी एक स्पीड से आ रही थी और ये एहसास हो गया कि ये तो मेरी अपनी तो नहीं है। तो ये इसी ज़रा कश्मकश में थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मैंने अपने भाई को बुलाया कि इस पे ज़रा कान रखो और मुझे बताओ कि ये आवाज़ तुम्हें आ रही है कोई। तो जब उसने कान रखा और उसने बोला हाँ मुझे एक धड़कन की आवाज़ आ रही है, तो इन्होंने कहा कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और उसी के बाद फिर हम सोए, तब जाके कुछ सिलसिला बेहतर हुआ और रात हम सो सके। मौलवियों से भी इन्होंने कंसर्न उस मतलब क्या कहते हैं कंसल्ट कर चुके थे और वो कहते थे कि यहाँ पे कुछ रहते हैं लेकिन वो आपको तकलीफ नहीं देंगे, वो सिर्फ शरीर हैं, तो इसलिए आप जो है वो परेशान मत हो। अब इसी तरह की चीज़ें होती रहती थी कि एक दिन इनके जो अंकल थे उन्होंने बड़ी ठीक ठाक मतलब गालियाँ दी और बोला ये क्या मजाक है, मतलब किस तरह की हरकतें हैं। तो उस रात इनके अब्बा जो थे जब सो रहे थे तो उनको एहसास हुआ सोते में कि जैसे कि उनके कान के पास कोई कैंची लगा रहा है। तो वो जब उठे उन्हें देखा कि इनके कान के पास वाकई कैंची पड़ी हुई थी। तो वो उठा के उन्होंने वहां से फौरन गायब की और एक एहसास हुआ कि कुछ मामला अजीब हो गया। पहले इस तरीके से मतलब ओपनली कुछ होता नहीं था। अब इस वाकये के चंद माह बाद इनकी जो ताया थे, उनकी जो छोटी दूसरी बेटी थी, वो सो रही थी। जब वो उठी सुबह तो देखा कि उसके बाल जो थे 2 इंच कटे हुए थे। तो ये सिलसिले फिर बढ़ना शुरू हुए और फिर जब 2014 में इनकी चचा की शादी हो रही थी तो बस में बाहर लोग बैठ रहे थे और ये घर का सर्वे करके निकल लेते कि घर बंद है। तो उनको आवाज़ आने लगी चचा के पोर्शन से, वो वहां गए तो वो ताला लगा हुआ था और एहसास हुआ कि बाहर गाड़ी में चचा बैठे हैं। तो जब ये निकलने लगे वहां से तो उन्होंने देखा कि बंद कमरे में से, बल्कि दीवार में से उस कमरे की, एक बच्चा जो कि 12 साल का होगा, उसने पैर जमीन पे नहीं रखे हुए, जमीन से ऊपर है हवा में, इसके सामने से इनकी तरफ चलता हुआ आने लगा और ये उसको देखते रह गए घूरते हुए। और वो बच्चा चलता चलता गया और एक दीवार के अंदर जाके गायब हो गया। ये इतने शौक थे कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकली कि वो बच्चा इनके पास से गुजर गया, लेकिन बहरहाल वो निकल गए। अब ये कहते हैं कि चचा की जब इनकी शादी हुई और उसके फौरन बाद ही इनकी जो चाचियां आई थी उनको शदीद हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे, इतने होने लगे कि इनको वो घर छोड़ना पड़ गया। तो उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमने फिर फैसला किया कि हम उस जगह को बेच देते हैं, लेकिन वही बात थी कि इमाम साहब जो थे नियर बाय मस्जिद के, उन्होंने कहा कि ये इस घर से जाएंगे नहीं, अगर तुम इनको निकालने की कोशिश करोगे ये तुम्हें कोई जानी नुकसान कर देंगे। तो इवेंचुअली ये कहते हैं कि जी हमारे पास इतने वसाइल तो थे नहीं कि हम नया खरीद सकें और ये बिकता था नहीं घर, कुछ भी कर लो। तो इवेंचुअली एक रात ऐसा हुआ कि ये मतलब ये उठे और अपने अम्मा के कमरे में गए तो ये देखा कि इनकी जो छोटी बहन है उसके 8-8 इंच तक बाल किसी कैंची से काटे हुए थे और कैंची उसके सर के पास पड़ी हुई थी। इन्होंने घर वालों को उठाया, सब कुछ बताया और इवेंचुअली इन्होंने औने पौने वो घर बेच के एक किराए पे जगह ले लिए जहाँ पे अभी सुकून से रह रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं हमारे दोस्त जुहेब साहब की। और ये बेसिकली अपने वालिद साहब की स्टोरी सुना रहे हैं कि इनके एक दोस्त होते थे। ये लोग रहते थे गांव में पहले, इनकी पैदाइश से पहले की बात है। तो वालिद साहब का बचपन गांव में गुजरा था और ये बेसिकली लाहौर में अब रहते हैं, लेकिन वहीं पे मतलब समझ लें गाँव के पास की स्टोरी है कि इनका जो गांव था वालिद साहब का, वो बड़ा मशहूर था इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मैजिक और इस तरह की अजीब हरकतें वहाँ लोग करते थे। और एतराफ़ में उसके ज़रा जंगल जंगल सा एरिया था और बड़े दरख्त वगैरह होते थे। और बकौल इनके कि वहाँ बड़े शहरों से भी बड़े बड़े लोग आके इस तरह के 2 नंबर अमल करवाते थे।
अब ये कहते हैं कि जी उस गांव में इनके एक दोस्त थे जो इससे बड़े करीब थे, उसका नाम था अजमल, और ये दोनों मतलब बहुत करीबी दोस्त थे और घर में आना जाना वगैरह वगैरह। तो खेल कूद इनकी अक्सर साथी होती थी और किसी खास से दोस्ती नहीं थी। अब गांव में एक खास जगह थी, एक प्लॉट ऑफ लैंड था जो कि खाली था। वहाँ कहीं पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ और इस तरह की कुछ चीज़ें थी, जहाँ पे घर वाले और बाकी गांव वाले भी कहते थे बच्चों को खासकर कि इधर मत जाया करो, यहाँ पे जिन्नात वगैरह रहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जी बाद में पता चला कि जिस तरह की जो जादूगरी वाली हरकतें होती थी, तो वहाँ जाके लोग उस प्लॉट पे खासकर किया करते थे और जानवर वगैरह ज़िबा करके उनका खून बहाते थे और इस तरह के काम किया करते थे। अब कहते हैं कि एक दिन ये अपने दोस्त के साथ खेल में मसरूफ थे और छुपन छुपाई का गेम चल रहा था कि ये इनके वालिद साहब जोश में कह लें भूल गए कि मतलब हमें मना है कि इस तरफ नहीं जाना, और ये उस अ, जगह पे निकल गए और वहां पे जाके एक झाड़ी के पास पीछे बैठ गए और छुप गए। अब ये कहते हैं जी मगरिब के बाद का टाइम शुरू हो चुका था और ये अपने दोस्त से छुप के बड़े बैठे हुए थे अपनी तरफ से बड़ी ज़बरदस्त छुपने वाली लोकेशन में। झाड़ी के अंदर से एक हाथ निकला और उसने इनके हाथ को पकड़ लिया। कहते ये हैं कि वो हाथ जो था वो ऐसा था जैसे कि जला हुआ हो और उसके काले काले बड़े नाखून थे और बहुत बुरी गंदी किस्म की उसमें से स्मेल आ रही थी। और बिल्कुल ही ऐसा उसने पकड़ा कि वो नाखून जो थे इनको खरोचे मार रहे थे। इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और अब एकदम पीछे हटने की कोशिश करते करते खड़े हुए और क्या कहते हैं उससे किसी भी तरीके से अपना हाथ छुड़ा लिया। तो उतने में इनके दोस्त आ गए, अजमल। ये सारी स्टोरी जब इनके वालिद साहब ने उसको बताई तो उसने झाड़ियों वाड़ियों के अंदर देखा तो उसको कुछ नज़र नहीं आया और उसने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि मतलब तुम जो हो तुम ये हो तुम वो हो। और फिर उधर ही उसी झाड़ियों में से उसको एक कागज़ का पीस मिला जो ऐसा लग रहा था कि खून में लथपथ है, और उसको उन्होंने उठा लिया और इनके वालिद साहब जो थे वैसे ही डरे हुए थे और वो उसको कह रहे थे इसको फेंको, पता नहीं गंदा सा ये क्या है। तो उसने उस कागज़ को खोला तो उसमें कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। कहते हैं जी कि उसने औने पौने जो उसको समझ में आ रहा था उसको इनको डराने के लिए वो पढ़ना शुरू कर दिया और इनके ऊपर मतलब इनकी मतलब इनको डरा रहे थे। अब कह रहे हैं जी वो जोर जोर से वो जो भी उसमें लिखा हुआ था जो कि समझ भी नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ, वो पढ़ने लगा और फिर ऐसा हुआ कि एकदम से कोई साया सा आने लगा जिसके अंदर दो लाल आंखें नजर आईं और वो बिल्कुल अजमल की तरफ बढ़ा और ऐसा हुआ कि वो इनके करीब आया और अजमल ने उसको देख के चीख मारी और वो भी एकदम से गायब हुआ और ये वहां से भागे। कहते हैं जी कि ये चीख मार के भागे और वो जो है उसके घर चले गए अजमल के और घर वालों को बुला के लाए कि ऐसा ऐसा हो गया और वो उनको वहां से उठा के लेके गए। उस दिन के बाद ये कहते हैं कि इनके अब्बा जो है उनका अजीब दिल भारी भारी होने लगा और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और घर जाके उन्होंने खून की उल्टी की और 3 से 4 दिन ऐसा सिलसिला रहा कि मतलब उल्टी में खून आ रहा है और रात में ये कह रहे हैं कि जी नींद नहीं आ रही और सब कुछ। उन अब अजमल के घर की बात आई तो बाकायदा फिर अजमल साहब ही बीमार थे और फिर उनकी पूछगिछ हुई कि उसके क्या हालात हैं। तो उनसे तो सिर्फ इतना पता चला कि जब ये कुछ कर रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि किसी ने कोई काली सी चीज आई और उसने इनको जोर से थप्पड़ मारा जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया और वो एक मुंह पे लाल निशान उस बच्चे के रह गया। अब ये सिलसिला चल रहा, बच्चा बीमार और सब कुछ कर रहे हैं और फिर ये पूरी बात खुलने लगी कि भाई ये क्या पर्चा था क्या था सिलसिला। तो एक चीज नोट हुई कि एक काली बिल्ली जहां पे अजमल बैठा हो लेटा हुआ सो रहा होता था रात में वहां आ जाए और उसके ऊपर एक खरोंचा जरूर मारे और फिर उसके घर वाले उसको भगाएं और किसी भी तरीके से निकालें वहां से। लेकिन
जख्म एक ज़रूर मारती थी। और अजमल के खासकर पेट पे 6 पंजों के निशान होते थे। वे कहते हैं कि जी रात में वो रोज आ जाती थी, उसको कहीं भी लिटा लो, बंद कमरा हो, खुला कमरा हो, 10 लोगों के बीच में, वो बिल्ली आ जाती थी कहीं से और ये हाल कर दिया था कि उसके पूरे जिस्म पे अब खरोचों के निशान थे। अब हालत ये थी कि वो बच्चा इतना बीमार हो चुका था कि मतलब लाश की तरह हो गया था, पूरे जिस्म पे उसके जख्म ही जख्म हो चुके थे। और मौलवी वगैरह को जब कंसल्ट कर रहे थे तो उनको जब पूरा ये बताया तो उन्होंने कहा कि इस पे कोई जिन हावी हो गया और फिर एक अमल शुरू किया उसके ऊपर। लेकिन पता ये चला कि जब वो पेपर उसने पढ़ा था, वो पेपर किसी खतरनाक किस्म का जादू था जिसमें किसी की जान लेनी थी, और वो इसने पढ़ के वो जो चीज थी अपने ऊपर हावी कर ली। अब ये कहते हैं कि आए और उन्होंने जब अमल शुरू किया तो जैसे जैसे वो पढ़ने लगे तो वो बच्चा जो था बाकायदा लेविटेट कर गया, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, तो वो पलंग से उड़ गया और उसके हाथ पैर मुड़े और वो अजीब सी उसने चीख मारी जिससे सबके दिल दहल गए। और ये अब सिलसिला ऐसा हो गया था कि रोज होना शुरू हो गया था कि बच्चा जो था वो रोज उस पर अमल करते थे, पढ़ते थे और वो सूरतें और वो चीखें मारता था और ऐसी चीख होती थी कि गांव में आवाज आती थी उसकी पूरी चीखने की, और वो सब लोग डर के मारे मतलब दहल जाते थे। बहुत कोशिश हुई और सबका ये कहना था कि वो जो भी अमल था वो बहुत खतरनाक था और वो किसी तरीके से हल नहीं हो रहा था, और वो उस पे बच्चे पे तारी हो जाता था तो उससे बात करते थे तो ये कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, गालियां देता था गंदी गंदी और पता नहीं सबको मार देने की धमकी देता था। कि एक दिन जो है वो कहते हैं कि जो बच्चा जो था वो एक भाग के छत पे चला और चढ़ा और उसने छत पे से चढ़ के नीचे छलांग मार के अपनी जान दे दी। ये कहते हैं जी कि इसके बाद इनके बाबा की फैमिली ने फैसला कर लिया था कि हमको यहाँ पे नहीं रहना, और क्योंकि जब बच्चे की लाश मिली थी तो उसका पूरा जिस्म खूनम खून हुआ होता, जैसे कि उसको खुरेदा जा रहा था नाखूनों से, और उसकी आंखें जो थी ऐसी चिरी हुई थी जैसे कि बाहर आ जाएंगी। तो उसके बाद इनकी जब घर वालों ने, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरा लड़का इन्वॉल्व था इसमें ये था, तो इन लोगों ने फौरन से बेशतर वो जगह छोड़ी और शहर चले गए। तो ये थी स्टोरी इनके बाबा के बेस्ट फ्रेंड की, और आज का ये हमारा सेशन था। और लो लॉट्स गोइंग ऑन, आई होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि सबके लिए जो अच्छा है वही हो। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस सून, और stay safe, stay sane, and do what's right. Allah Hafiz.